वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 28 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन नमकीन के बारे में है। ऑपरेशन नमकीन के तहत डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई ने 52 केजी कोकीन को रिकवर किया है, जिसकी वैल्यू बताई जा रही है लगभग 500 करोड़ रुपए इंटरनेशनल इलिसिट मार्केट में। देखिए, इन्होंने भी बड़ा अजीब सा नाम रखा ना। ये कोकीन या ड्रग्स को कोई पुड़िया तो कोई गुड़िया कहता है, और डीआरआई ने भी अच्छा ऑपरेशन नमकीन नाम रख दिया है, जिसके तहत वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 28 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन नमकीन के बारे में है। क्या है ये ऑपरेशन नमकीन? क्या इसके तहत हम नमकीन के एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। ये ऑपरेशन नमकीन कोकीन से रिलेटेड है। कोकीन या फिर ड्रग्स। कोकीन या ड्रग्स को लोग इसके इस नाम से पुकारना पसंद नहीं करते। जो लोग इसका इलिसिट ट्रेड करते हैं या फिर जो लोग इसे कंज्यूम करते हैं, वो भी इसे कभी पुड़िया तो कभी गुड़िया पुकारते हैं। और डीआरआई ने भी कुछ ऐसा ही किया है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक ऑपरेशन चलाया इस प्रकार के जो भी इलिसिट ट्रेड हो रहे हैं उसे रोकने के लिए, और नाम दिया गया ऑपरेशन नमकीन। ऑपरेशन नमकीन के तहत अभी हाल ही में 52 केजी कोकीन को रिकवर किया गया है, जिसकी कीमत इंटरनेशनल इलिसिट मार्केट में लगभग 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस ऑपरेशन नमकीन का बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही था कि जो नार्कोटिक ड्रग हैं उन्हें रोका जाए, और डीआरआई ने इसे लॉन्च किया। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की बात करें तो ये एक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस के तौर पे काम करती है, इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशंस कंडक्ट करती है ताकि स्मगलिंग को रोका जा सके। डायरेक्टोरेट में ऑफिसर्स आते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स से। डीआरआई ने अपना काम शुरू किया 1957 में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के तहत डीआरआई काम करता है। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डीआरआई के पास जिम्मेदारी है कस्टम एक्ट 1962 को इंप्लीमेंट करने की। फर्दर 50 अन्य अलाइड एक्ट्स हैं जिनके तहत पावर गेन करता है ये डीआरआई, जैसे कि आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, कोफेपोसा, वाइल्ड लाइफ एक्ट, एंटीक्विटीज एक्ट। ये कई सारे कानून हैं जिनके प्रावधानों के तहत काम किया जाता है डीआरआई के द्वारा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में है। टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि भारतीय भाषा में लिखी गई पहली किताब बन गई है, जिसे हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया। बहुत ही प्राउड मोमेंट रहा। यूं तो देखिए, जो बुकर प्राइज है वो इंग्लिश में लिखी गई किसी ऐसी किताब को दिया जाता है जो ब्रिटेन या आयरलैंड में पब्लिश की गई हो। इस प्राइज को दिए जाने की शुरुआत तो 2005 में की गई। तब इसे मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के नाम से दिया जाता रहा, या कई अन्य नाम भी इसके रहे। फाइनली 2014 में यह डिसाइड किया गया कि किसी ऐसी किताब को भी बुकर प्राइज दिया जा सकता है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ हो, और जो उसका ट्रांसलेटेड वर्जन है वो यूके या फिर आयरलैंड में पब्लिश हुआ हो। तब रास्ता खुल गया कि इंग्लिश ही नहीं, किसी अन्य लैंग्वेज की किताब को भी बुकर प्राइज मिल सकता है, गिवन दैट उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर दिया जाए और उसे ब्रिटेन या फिर आयरलैंड में पब्लिश कर दिया जाए। तो उस क्रम में अन्य लैंग्वेज की किताबों को भी बुकर प्राइज मिलना शुरू हुआ, और इसे नाम दिया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज। सो जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, इसे हर साल एक किताब को दिया जाता है, और उसके ट्रांसलेटेड वर्जन को, जिसे यूके या फिर आयरलैंड में पब्लिश किया गया हो, जो बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं। बेसिक ऑब्जेक्टिव यह रहता है कि क्वालिटी फिक्शंस अन्य लैंग्वेजेस में भी बढ़ें, और दुनिया भर में ऐसे फिक्शंस को क्रिएट किया जाए जिससे कि यूके में इस प्रकार की किताबों का जो स्टैटिस्टिक्स है या इंपैक्ट है कुल मिला के वो बढ़े। प्राइज मनी, चाहे वो बुकर प्राइज हो या फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज हो, जो इंग्लिश की किताब के लिए दिया जाता है या किसी अन्य लैंग्वेज की किताब जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हो उसके लिए दिया जाता है, वो सेम ही है। यहां पर देखिए, जो प्राइज है वो 50,000 पाउंड का है। जब ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज के तौर पे दिया जाता है तो जो ओरिजिनल ऑथर हैं और जो ट्रांसलेटर हैं, दोनों के बीच में इस किताब को बांट दिया जाता है। यहां पर जो शॉर्टलिस्टेड ऑथर या ट्रांसलेटर हैं, जैसे 13 बुक्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उसके बाद फाइनली टॉम्ब ऑफ सैंड को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया।
तो जो अन्य बुक्स या नॉवेल्स शॉर्टलिस्टेड थे उनके ऑथर्स एंड ट्रांसलेटर्स को भी 2500 पाउंड दिए जाएंगे। यहाँ पे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन दोनों ही एलिजिबल होते हैं। ये जो टॉम्ब ऑफ सैंड है इसे ओरिजिनली हिंदी में लिखा गया था रेत समाधि के नाम से, और 2018 में इस किताब को पब्लिश किया गया था गीतांजलि श्री के द्वारा। मतलब इस किताब के ऑथर हैं गीतांजलि श्री जी, और इसका ट्रांसलेशन अमेरिकन इंग्लिश में किया गया 2022 में ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल के द्वारा। तो ये जो प्राइज मनी है ये गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा। गीतांजलि श्री जी का ये 5वां नॉवेल है, और ये जो 5वां नॉवेल है रेत समाधि, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है टॉम्ब ऑफ सैंड, ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवील कर चुका है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रोजेक्ट निगाह के बारे में है। दिल्ली कस्टम जोन जो कि एक फील्ड फॉर्मेशन है, वहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन कस्टम से इनॉग्रेट किया है प्रोजेक्ट निगाह इनलैंड कंटेनर डिपो, जो कि गुरुग्राम में है उस जगह पे। इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यह है कि जो भी कंटेनर्स आ रहे हैं उन पर वापस अच्छी तरीके से निगाह रखी जाए, उनकी विजिबिलिटी को इंश्योर किया जाए, और ये कोशिश की जाए कि वो जल्दी से जल्दी अपना क्लियरेंस अटेन कर लें, उन्हें जहां जाना है वो पहुंच जाएं। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, और जो प्रिवेंटिव चेक्स हैं हम उन्हें भी रोक पाएंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट निगाह किस बारे में है, तो आप जानते रहिए कि जो कंटेनर्स हैं उनकी प्रॉपर सुपरविजन, उनकी बेटर विजिबिलिटी और टाइमली क्लियरेंस के लिए प्रोजेक्ट निगाह को लॉन्च किया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अनंगपाल II के बारे में है, जो कि तोमर डायनेस्टी के एक शासक रहे। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है दिल्ली में रहते हों, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को लेकर अवेयर होते हैं कि दिल्ली को मॉडर्न सिटी के पर्सपेक्टिव से पॉपुलेट करने की जो श्रेय है वो अनंगपाल II को जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि वहां पर ऐसा कोई बहुत प्रोमिनेंट कॉम्प्लेक्स है नहीं जो अनंगपाल II को डेडिकेटेड हो, जहां पर आप घूमने जा सकें और देख सकें कि यही वो व्यक्ति है जिसने वर्तमान की दिल्ली को बसाया। एंड दैट इज द रीजन कि तोमर डायनेस्टी के इस शासक के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी होती है। इसीलिए हाल ही में नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने, जिसे सेटअप किया गया है इस उद्देश्य से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, कि ये भारत में मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करेंगे। NMA ने ये डिसीजन लिया है कि वो एक स्टैचू इरेक्ट करेंगे अनंगपाल तोमर II का कहीं भी सेंट्रल दिल्ली के आसपास के रीजन में, और उसे डेवलप किया जाएगा एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे, ताकि लोग वहां घूमने जा सकें और देख सकें कि यही वो व्यक्ति है जिसने दिल्ली को स्टैब्लिश किया। अनंगपाल II, जिन्हें पॉपुलरली अनंगपाल तोमर के नाम से भी पुकारा जाता है, ये तोमर डायनेस्टी के एक शासक हुआ करते थे। तो जो तोमर डायनेस्टी है वो वर्तमान का जो दिल्ली का एरिया है और हरियाणा का, वहां पर 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में शासन करती है। ऐसी मान्यता है कि इनके बाद इनके ग्रैंड सन पृथ्वीराज चौहान ने सत्ता संभाली, इस लिहाज से ये पृथ्वीराज चौहान के नाना हुए। हालांकि इस तथ्य पे पर्याप्त विवाद किया जाता है कि अनंगपाल तोमर, जो अनंगपाल II हैं, ये पृथ्वीराज चौहान के नाना थे या नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आपको यही जानकारी कई सारी जगहों पे मिलती है। बाद में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में हरा देता है, जिसके बाद यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी जाती है 1192 में बाई मोहम्मद गोरी। तोमर डायनेस्टी के शासक अनंगपाल II ने अपनी कैपिटल को दिल्लिकापुरी में शिफ्ट किया, यही वर्तमान की दिल्ली का एरिया है, और इसे फिर से पॉपुलेट किया। विष्णु गरुड़ ध्वज जो आयरन पिलर है कुतुब कॉम्प्लेक्स में, उसे भी किंग अनंगपाल तोमर II ने ही यहां पे लाके स्टैब्लिश किया था। तोमर डायनेस्टी एक छोटी सी मेडवल रूलिंग हाउस या क्लैन हुआ करता था नदर इंडिया का, जो कि ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो 36 राजपूत ट्राइब्स हुआ करती थी उन्हीं में से एक था। अगर आप इस फैमिली की हिस्ट्री को ट्रेस करें तो अनंगपाल के जो समय है उसके दौरान दिल्ली को फाउंड किया जाता है, और उसके बाद जो दिल्ली है वो चौहान किंगडम का हिस्सा बन जाती है 1164 में, जिसे चहमना किंगडम भी कहा जाता है। दिल्ली में वैसे तो जो चौहान किंगडम है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी अनंगपाल और मदनपाल एक फ्यूडेटरी के तौर पे रूल करते रहते हैं तब तक, जब तक कि 1192-93 में यहाँ पे दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश नहीं कर दिया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फर्स्ट मूवर्स कोलेशन के बारे में है। इंडिया ने जापान और स्वीडन के साथ मिलकर जो फर्स्ट मूवर्स कोलेशन है उसके स्टीयरिंग बोर्ड को ज्वाइन कर लिया है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम हैवी सेक्टर्स को डीकार्बनाइज करें, यानी कि कार्बन के एमिशन को कम किया जाए। मैं आपको बता दूं कि 7 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा कार्बन का एमिशन होता है। उनके नाम आपको बता देता हूं, वो हैं एल्यूमिनियम, एविएशन, केमिकल्स, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील और ट्रकिंग। ये 7 ऐसे सेक्टर्स हैं जो जितना भी ग्लोबल एमिशन होता है कार्बन का, उसका 30% तो यही कवर कर लेते हैं, और प्राइमरी टारगेट भी यही रहते हैं कि अगर कार्बन एमिशन को कम करना है तो आपको इन 7 सेक्टर्स पे ध्यान देना होगा।
मामला यह है कि अगर कार्बन एमिशन को कम करने वाली टेक्नोलॉजी को डेवलप कर भी लिया जाए तो वो टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होगी। यहां पे इस पूरे कोलिशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इन 7 सेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करके ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करें और उन्हें परसुएट करें कि अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो अगर वो महंगी भी है तब भी आप उसे खरीदिए और उसका इस्तेमाल करिए। इससे एक ओर जो कार्बन का एमिशन है वो गिरेगा, दूसरी ओर जो ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाले लोग हैं वो इंसेंटिवाइज होंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज इस बात को लेकर अश्योर करेंगे कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करिए, हम उसे ले लेंगे। तो जो फर्स्ट मूवर्स कोलिशन है ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसे यूएसए ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर COP26 की जो मीटिंग हुई ग्लासगो में पिछले साल वहां पे लॉन्च किया। ये फ्लैगशिप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जहां पर कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स में जो एमिशन है उसे कम करने की कोशिश करेंगे थ्रू रीसेंट रिमूवल टेक्नोलॉजीज। यहां पर जो परचेजिंग पावर है इन कंपनीज की उसको इस्तेमाल किया जाएगा जो 30% ग्लोबल एमिशन कवर कर लेते हैं। जो कोलिशन है वो अर्ली मार्केट क्रिएट करना चाहता है क्लीन टेक्नोलॉजीज का। अर्ली मार्केट का मतलब ये होता है कि इन 7 सेक्टर्स को कहा जाएगा कि अगर कोई क्लीन टेक्नोलॉजी आती है तो आप खरीदो, मतलब हम उनके लिए पहले से ही मार्केट डेवलप कर दे रहे हैं। और तब जो रिसर्चर्स हैं या फिर जो इनोवेशन करने वाले लोग हैं उनको पता होगा कि अगर वो कुछ नया डेवलप करते हैं तो 7 सेक्टर्स हैं जो खरीदने के लिए तैयार हैं। जो कोलिशन के मेंबर्स होंगे वो इस बात को लेकर कमिटेड होंगे कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है जो कार्बन एमिशन को कम करेगी तो वो उसे खरीद लेंगे, मतलब उसकी जो सप्लाई है वो होते ही उसकी डिमांड बनी रहेगी। वो चाहे नियर जीरो या जीरो कार्बन सॉल्यूशंस हों, अगर उनकी कुछ प्रीमियम कॉस्ट भी है, अगर वो महंगे भी हैं, तब भी ये उसे खरीद लेंगे। तो ये रहा फर्स्ट मूवर्स कोलिशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पूसा सॉफ्ट व्हीट 1 के बारे में है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी सॉफ्ट व्हीट की एक वैरायटी को डेवलप किया है, नाम है पूसा सॉफ्ट व्हीट 1 या फिर HD 3443। ये एक नर्म गेहूं की प्रजाति है। ये इंडिया का पहला सॉफ्ट व्हीट वैरायटी है जिसे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी के द्वारा रजिस्टर भी कर लिया गया है। ये सभी स्टेट्स में उगाया जा सकता है और इसकी जो उपज है वो 1 हेक्टेयर में 5 टन तक की होगी। प्रोटीन कंटेंट 11.5% का होगा और ग्लूटेन का लेवल 8.9% का होगा। इसके कई सारे फायदे हैं। एक तो इसे ग्राइंड करने में कम एनर्जी लगेगी क्योंकि ये नरम होगा तो आटा जल्दी बन जाएगा। दूसरा, आटे को गूंथते वक्त ये कम पानी का इस्तेमाल करेगा। इस प्रकार का गेहूं केक, बिस्किट, नूडल्स इन सबको बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल उइगर्स के बारे में है। अभी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट रिलीज हो गया जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं ऐसे लोगों की जिनको डिटेंशन कैंप में रखा गया है चाइना के जिनजियांग रीजन में। ये उइगर मुस्लिम्स हैं और बहुत सारा डेटा कि कहां पर किसे कितना पनिशमेंट दिया गया है, किस कारण से पनिशमेंट दिया गया है, ये तक निकल के आया है कि ये कहा गया है कि वॉच टावर्स वहां पे बनाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति उस डिटेंशन कैंप से भागने की कोशिश करता है तो उसे पहले तो वार्न किया जाएगा और अगर वो वार्निंग को नजरअंदाज करता है तो उसे सीधे गोली मार दी जाए। मतलब वहां से भागने का मतलब है जान का खतरा। तो थाउजेंड्स ऑफ फोटोज और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये बताते हैं कि चाइना के जिनजियांग रीजन में किस प्रकार से एट्रोसिटीज की जा रही हैं उइगर मुस्लिम्स के ऊपर। कुछ इंसिडेंट्स तो ऐसे भी वहां पे मेंशन किए गए हैं कि एक व्यक्ति को महज दाढ़ी रखने की वजह से 16 सालों की कैद की सजा दे दी गई है और कुछ लोगों को केवल मुस्लिम चैंट्स के रिसाइटमेंट की वजह से कई सालों की सजा सुनाई गई है। मतलब बहुत ही ज्यादा एट्रोसियस मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उइगर मुस्लिम्स को वहां पे प्रताड़ित करने के लिए या फिर उन्हें उनके कल्चर को डिप्राइव करने के लिए। इट्स काइंड ऑफ डिटेंशन कैंप जहां पर उन्हें जबरदस्ती बंधक बना के रखा जाता है और इसे वो एक वोकेशनल ट्रेनिंग कैंप का नाम देते हैं जहां पर जो उइगर मुस्लिम्स हैं उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। बट उसका इस्तेमाल निश्चित तौर पे उनका जो कल्चर है या फिर उनकी जो वॉइस है उसे सप्रेस करने के लिए किया जाता रहा है। लगभग 12 मिलियन उइगर्स हैं जो ज्यादातर मुस्लिम ही हैं। ये चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में रहते हैं जो जिनजियांग का रीजन है। जिनजियांग के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए ये है चाइना और चाइना में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये है जिनजियांग का रीजन। ये चाइना का सबसे बड़ा रीजन है। ये नॉर्थ वेस्ट चाइना में है और कंट्री का बिगेस्ट रीजन है। डेजर्ट रीजन है मेजरली। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन है। ये ऑयल और नेचुरल गैस भी यहाँ बड़ी मात्रा में पाया जाता है और इसे सेंट्रल एशिया के साथ एक ट्रेड लिंक के तौर पे भी देखा जाता है। इसे ऑफिशियली जिनजियांग उइगर ऑटोनॉमस रीजन या जुआर भी कहा जाता है। उइगर जो लोग हैं वो अपनी खुद की लैंग्वेज बोलते हैं जो टर्किश से मिलती जुलती है। ये कल्चरली और एथनिकली चाइना से नहीं बल्कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। जिनजियांग पॉपुलेशन जो भी है उसके आधे से थोड़े ही कम उइगर्स होंगे। हालांकि ये पॉपुलेशन पहले ज्यादा थी। चाइना ने वहां पर जो उनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, एथनिक मेजॉरिटी है,
उसका माइग्रेशन, मास माइग्रेशन करवाया, ताकि उइगर मुस्लिम्स उस रीजन में माइनॉरिटी में चले जाएं। और इस वजह से जो उइगर्स हैं वो अपने कल्चर या लाइवलीहुड को थ्रेट में भी फील करते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उइगर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। हालांकि 1949 के बाद से चाइना ने उसे बहुत ही, इस पूरे रीजन को अपने कंप्लीट कंट्रोल में रखा हुआ है। देखिए, कुछ रीजन्स पे या कंट्रीज पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डिपेंडिंग कि वो करंट अफेयर्स में किस नेचर से हैं। जैसे 2018 में पूछा गया कि इनमें से किस जगह पे लैक्स ऑफ पीपल सफर कर रहे हैं सीवियर फमाइन या एक्यूट माल न्यूट्रिशन से और मर भी रहे हैं बिकॉज ऑफ वॉर या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। सही जवाब था डी, यमन और साउथ सूडान। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भील प्रदेश के बारे में है। एक बार फिर से भील प्रदेश की मांग जोर पकड़ने लगी है। वहां के कुछ जो लीडर्स हैं वो एक भील प्रदेश नाम के अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। भील प्रदेश ये एक सेपरेट स्टेट हो वेस्टर्न इंडिया में ट्राइबल पीपल के लिए, इसकी मांग है। इस मांग के अकॉर्डिंग ये 4 राज्यों में फैले कुछ जिलों को काट के बनाया जाए। 39 डिस्ट्रिक्ट 4 राज्यों से काटा जाए, जिनमें 16 गुजरात से, 10 राजस्थान से, 7 मध्य प्रदेश से और 6 महाराष्ट्र से। और इस लोकेशन पे आप देख रहे हैं जो शेडोड एरिया है, इसी एरिया को वो भील रीजन डिक्लेयर करने की मांग करते रहते हैं। तो इसी एरिया को भील प्रदेश बनाने की मांग है। वहां के जो सोशल रिफॉर्मर एंड स्पिरिचुअल लीडर हैं गोविंद गुरु जी, उन्होंने सबसे पहले इसकी मांग को 1913 में रेज किया था मनगढ़ मैसेकर के बाद। मनगढ़ मैसेकर को आदिवासीज का जलियांवाला मैसेकर भी कहा जाता है, जो 17 नवंबर 1913 को हुआ, जहां पे थाउजेंड्स के नंबर में राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे भील जनजाति के लोगों को जान से मार दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। भील एक आदिवासी एथनिक ग्रुप है जो वेस्ट इंडिया में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाया जाता है। ये भील लैंग्वेज बोलते हैं और भारत का ये लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप भी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कैप्टन अभिलाषा बराक के बारे में है। कैप्टन अभिलाषा बराक ने इतिहास बनाते हुए टैग अवील कर लिया है भारत की पहली वुमेन ऑफिसर होने का, जिन्होंने आर्मी एविएशन कॉर्प को ज्वाइन किया है कॉम्बैट एविएटर के तौर पे या पायलट के तौर पे। देखिए, महिलाएं आर्मी में हमेशा से रही हैं, लेकिन उनका रोल मोर एंड लेस ऑफिशियल रहा है। उन्हें कॉम्बैट रोल्स नहीं दिए गए। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में यह भी कहा कि जो एनडीए और सीडीएस हैं, वुमेन कैडेट्स को उनमें शामिल किया जाए ताकि वो कॉम्बैट रोल भी ले सकें। यानी कि जब लड़ाई होती है तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता। अभी हाल ही में कॉम्बैट एविएशन में कैप्टन अभिलाषा बराक जी को शामिल किया गया। ये आर्मी एविएशन का कॉर्प है जो इंडियन आर्मी का कॉम्पोनेंट है। इसे 1986 में स्टैब्लिश किया गया था। इसे हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा। आर्मी एविएशन कॉर्प जो है वो इंडियन आर्मी में प्राइमरली इवैक्यूएशन का काम करता है इंजर्ड ट्रूप्स के लिए। फर्दर ये हेल्थ इमरजेंसीज भी हैंडल करते हैं। इसमें चॉपर्स शामिल होते हैं जो ऑब्जर्वेशन, रिकॉनेसेंस, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, कॉम्बैट रिसर्च एंड रेस्क्यू और इसेंशियल लोड ड्रॉप्स के लिए काम में लिए जाते हैं। कैप्टन अभिलाषा बराक की बात करें तो इन्होंने 36 आर्मी पायलट्स के साथ अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं और सितंबर 2018 में इन्होंने आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स को ज्वाइन किया था। कैप्टन बराक को सेकंड फ्लाइट का हिस्सा बनाया गया है 2072 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का, जहां पर इन्हें उड़ाने के लिए दिया जाएगा थ्रू एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH। रिवीजन करते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत गलत है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत ये आता है। ठीक है। फर्स्ट मोर्स कोलेशन इसे यूएस और UNEP ने COP26 में लॉन्च किया, गलत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये इसमें शामिल है, UNEP शामिल नहीं है। उइगर्स नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में जिनजियांग रीजन में, सही है। अनंगपाल 2 हरियंग डायनेस्टी से, गलत है, तोमर डायनेस्टी से। कैप्टन अभिलाषा बराक इन्हें फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनाया गया जिन्होंने आर्मी एविएशन कॉर्प को कॉम्बैट एविएटर के तौर पे ज्वाइन किया। दैट्स ट्रू। तो हमारा आज का ये सेशन यहां पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।